दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक बूढ़ी औरत कलावती हाथ में छड़ी लिए जंगल के रास्ते से जा रही थी और खुद से कह रही थी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करके ही रहूंगी। कलावती चलते चलते एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचती है और कहने लगती है, हे जादुई छड़ी, मुझे इस पेड़ के अंदर ले चलो। इतना कहते ही कलावती अपनी शक्तियों से उस पेड़ के खोखले तने में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाती। अरे यह क्या, मैं इस पेड़ के अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? तभी उस पेड़ की आंखें खुलती है और वो कहने लगा, अरे दुष्ट, तुझे क्या लगता है तेरी जैसी डायन इस पेड़ के अंदर जा सकती है? यह तेरी भूल है। इस पेड़ के अंदर सिर्फ वही जा सकता है जो सच्चा और ईमानदार हो। कलावती ने कहा, ओह, तो यह बात है। इसी वजह से आज तक मैं इस पेड़ के अंदर नहीं जा सकी। अब मुझे कुछ भी करके ऐसे इंसान को ढूंढना ही होगा जो ईमानदार हो। इतना बोलकर कलावती तुरंत वहां से गायब हो जाती है। दूसरी ओर एक गांव में मोहन नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ रामकली के साथ रहता था। मोहन बहुत गरीब था। उसके पास केवल 2 बैल थे और उन्हीं से मजदूरी करके उसके घर का खर्च किसी तरह चल पाता था। मोहन की बूढ़ी माँ बहुत बीमार थी और उसकी दवाई के लिए मोहन को पैसे की जरूरत थी। सो मोहन ने सोचा, सुदर्शन सेठ से पैसे उधार मांग लूं। इतना सोचकर ही मोहन सुदर्शन के घर जा पहुंचा। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनके लिए दवाइयां लेनी है। मैं आपके पैसे जल्दी चुका दूंगा। सुदर्शन बोला, अरे मोहन, तुझे क्या लगता है मैं तेरे जैसे भिखारियों को मुफ्त में ही पैसे बांटता हूं? पहले तू मेरे पास अपनी कोई कीमती चीज गिरवी रख, फिर मैं तुझे पैसे दूंगा। मोहन बोला, लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर मैं आपके पास गिरवी क्या रखूं? सुदर्शन बोला, अरे तेरे पास तेरे दोनों बैल तो है ना, तू उन्हीं बैलों को मेरे पास गिरवी रख दे। मोहन ने कहा, लेकिन सेठ जी, उन्हीं बैलों से ही तो मैं मजदूरी करके आपके पास पैसे लौटाऊंगा। यदि मैं आपको वो बैल भी दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? सेठ जी, मेरा सहारा वो 2 बैल ही है। सुदर्शन ने कहा, देख मोहन, वो सब मैं नहीं जानता। यदि पैसे चाहिए तो बैल तो देने ही पड़ेंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यदि दवाई लेकर नहीं गया तो मेरी मां मर जाएगी। मैं ऐसा करता हूं, अपने बैलों को ही गिरवी रख देता हूं। अरे क्या हुआ मोहन, तू क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सेठ जी, मैं तैयार हूं। आप मेरे बैलों को रख लीजिए। बस आप मुझे उन दोनों बैलों के बदले 50 रुपए दे दीजिए। ठीक है, यह लो 50 रुपए। मोहन तुरंत ही 50 रुपए लेकर बाजार जाता है और अपनी माँ के लिए दवाइयां और 1 महीने का राशन लेता है। अच्छा हुआ मैंने सारा सामान ले लिया है। चलो अब वापस घर लौट चलता हूँ। इतना कहकर मोहन अपने घर के लिए निकल पड़ता है। मोहन जल्दी ही अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए दवाइयां और पूरे 1 महीने का राशन ले आया हूं। उसकी माँ ने कहा, लेकिन बेटा, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? तो मोहन बोला, माँ, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपने दोनों बैलों को सेठ के पास गिरवी रख दिया। माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं आज ही शहर चला जाता हूँ और पूरे 1 महीने तक शहर में ही पैसे कमाऊंगा। फिर वापस अपने गांव आ जाऊंगा और अपने दोनों बैलों को वापस छुड़ा लूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। इतना कहकर मोहन पोटली में कुछ सूखी रोटियां बांधता है और शहर के लिए निकल पड़ता है। मोहन चलते चलते काफी घने जंगलों से गुजरता है। हे भगवान, मैं तो चलते चलते कितना ज्यादा थक गया हूँ। ऐसा करता हूँ, किसी पेड़ के नीचे चलकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ और कुछ खा पी लेता हूँ, फिर आगे चलूंगा। इतना सोचकर मोहन एक पेड़ के नीचे ही बैठ जाता है
और अपनी सूखी रोटियों की पोटली खोलता है, तभी वहां अचानक एक बूढ़ी औरत आती है और पूछने लगती है, अरे क्या बात है बेटा, देखने में तो तुम बड़े ही भोले और शरीफ लगते हो, लेकिन यह तुम सूखी रोटियां क्यों खा रहे हो? मोहन ने कहा, क्या करूं काकी, इस गरीबी ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म उठाया है कि मैं एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकता। इसलिए मुझे जो कुछ भी मिलता है वही मेरे लिए काफी है। अरे बेटा, यह तो बड़े ही दुख की बात है। वाकई गरीबी जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। वैसे तुम जा कहां रहे हो? काकी, मैं शहर जा रहा हूं ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। यदि तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम यहीं पर इतना सारा धन प्राप्त कर सकते हो जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मोहन चौंक गया, लेकिन इतना सारा धन यहां पर कैसे मिल सकता है? मैं कुछ नहीं समझा। बेटा, इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। तुम उस बड़े से पेड़ को तो देख रहे हो ना? उसी पेड़ में एक खोखला तना है। मैं तुम्हें अपने जादू से उस खोखले तने के भीतर भेजूंगा। उस पेड़ के अंदर एक गुफा है जिसमें 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजे में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे में चांदी के सिक्के हैं तथा तीसरे में सोने के सिक्के हैं। तुम्हें जो भी सिक्के चाहिए तुम अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हो। मोहन बोला, लेकिन काकी, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं, जबकि आप खुद उस सारे सोने को निकाल सकती हैं? बेटा, यदि मैं उस पेड़ के अंदर जा पाती तो कब की चली गई होती। यदि तुम जाने के लिए तैयार हो तो बोलो। तुम जो भी सोना लेकर आओगे उसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बस मेरे लिए उस चमकती डिबिया को ले आना। मोहन सोच में पड़ जाता है, क्या करूं? शायद ईश्वर ने मेरी मदद के लिए इस बूढ़ी काकी को भेजा है। मैं इनकी बात मान लेता हूं। क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं काकी, मैं पेड़ के अंदर जाने के लिए तैयार हूं। तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वो बुढ़िया मोहन को उस पेड़ के पास ले जाती है। क्या तुम तैयार हो अंदर जाने के लिए? हाँ हाँ, मैं तैयार हूं। तो फिर ठीक है, यह जादुई औषधि अपने पास रखो। जब तुम पेड़ से बाहर आना तब इस बोतल का ढक्कन खोलकर जादुई औषधि को अपने ऊपर डाल लेना, तो तुम बाहर आ जाओगे। मोहन उस बुढ़िया से वो जादुई बोतल ले लेता है। तभी वो कलावती अपनी छड़ी से मोहन को पेड़ के खोखले के अंदर भेज देती है। मोहन उस पेड़ के अंदर प्रवेश करते ही थोड़ा घबरा जाता है। हे भगवान, यह गुफा तो कितना बड़ा है। चलो, मैं जल्दी से उन तीनों दरवाजों को ढूंढता हूं। इतना कहकर मोहन गुफा में इधर उधर घूमने लगता है। ओहो, इतनी देर से मैं इस गुफा में घूम रहा हूं, लेकिन अभी भी मुझे वो तीनों दरवाजे नहीं मिले। पता नहीं वो तीनों दरवाजे कहां हैं। मोहन इतना कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है। अरे, यह क्या है? यह तो एक गिलहरी है और इसने तो अपने मुंह में एक सोने का सिक्का दबा रखा है। इसका मतलब जिस ओर से यह गिलहरी आ रही है उस ओर ही वो तीनों दरवाजे हैं। मुझे उस ओर ही चलना चाहिए। मोहन उस ओर को ही चल पड़ता है जिधर से वो गिलहरी आई थी। कुछ दूर चलने के बाद मोहन उन तीनों दरवाजों के पास पहुंच जाता है। अरे, मैं तो उन तीनों दरवाजों के सामने ही खड़ा हूं। चलो जल्दी से दरवाजे को खोलकर देखता हूं। इतना सोचकर मोहन दरवाजे के पास जाता है और उस पहले दरवाजे को खोल देता है। उसके अंदर हर तरफ तांबे के सिक्के ही सिक्के थे। अरे वाह, जैसा उस काकी ने बताया था यह तो एकदम वैसा ही है। तो इसका मतलब सोने और चांदी के सिक्के का दरवाजा भी अभी बाकी है। चलो जल्दी से दूसरा दरवाजा खोलता हूं। इतना कहकर मोहन गुफा का दूसरा दरवाजा भी खोल देता है। तो देखता है कि दूसरे दरवाजे के अंदर सब चांदी के सिक्के ही पड़े हैं। और जब तीसरा दरवाजा खोलता है तो कहता है, हे भगवान, यहाँ तो सब सोना ही सोना है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे नहीं नहीं नहीं, यह कोई सपना नहीं है, यह तो हकीकत है।
चलो जल्दी से मैं सोने के कुछ सिक्के को ले लेता हूँ। मोहन जल्दी जल्दी सोने के सिक्के अपनी पोटली में भरने लगता है। इतना सोना मेरे पूरे जीवन के लिए काफी है। वैसे मैंने सोना तो ले लिया, लेकिन वो चमकती डिबिया कहाँ है? तभी उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ती है। अरे वाह, यह तो कितनी चमक रही है। मुझे तो लगता है यही वो चमकती डिबिया है। आखिर वो जादूगरनी इस डिबिया का क्या करेगी? वैसे भी अब मुझे इस डिबिया के बारे में जानने की क्या जरूरत ही क्या है? अब तो मैं कितना अमीर बन चुका हूँ। चलो अब इस पेड़ के बाहर निकल चलता हूँ। इतना कहकर मोहन उस जादुई बोतल का ढक्कन खोलकर उसमें भरी जादुई औषधि को अपने ऊपर डालता है और वो पेड़ के बाहर आ जाता है। कलावती उसे देखते ही खुश हो जाती है। अरे वाह बेटा, तुम तो कितने बहादुर हो। जिस काम को कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। लाओ लाओ, जल्दी से मुझे यह चमकती डिबिया दे दो। इतना कहते ही वो कलावती उस चमकती डिबिया को ले लेती है। वैसे आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, पूछो। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है इस डिबिया में जो आपने इसे ही चुना? अरे बेटा, तू इस डिबिया के बारे में ना ही पूछ तो ठीक है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर कलावती गायब हो जाती है। वो बूढ़ी कलावती एक राजमहल में पहुंचती है और वहां के राजा से कहती है, अरे दुष्ट राजा, तूने मुझे इस राज्य से बाहर निकाला था ना। देख, मैं फिर से आ गई। अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, इस पागल कलावती को पकड़ कर ले जाओ और कारागार में डाल दो। तभी कलावती उस चमकती डिबिया से कहती है, हे चमकती डिबिया, तू इस महल के सभी लोगों को सम्मोहित करके मेरा गुलाम बना दे। राजमहल के सभी लोग उस कलावती के बस में हो जाते हैं। कलावती खुश हो जाती है और कहने लगती है, आज से मैं इस राज्य की महारानी हूं। आज से इस राज्य में सारे काम मेरी मर्जी के मुताबिक होंगे। और उसने वहां के राजा को कारागार में डाल दिया और खुद राज करने लगे। इधर दूसरी तरफ एक शिकारी अर्जुन शिकार ढूंढ रहा था। आज तो शिकार ढूंढते ढूंढते कितना समय गुजर गया है, लेकिन अभी भी कोई शिकार दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ये सारी बातें सोचते हुए जा रहा था। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें आती हैं। अरे, यह कैसी आवाज है? मुझे तो लगता है कोई जानवर है। चलो चलकर देखता हूं। अर्जुन चुपके से झाड़ियों के पीछे जाकर देखता है तो एक हिरण था। अरे वाह वाह, शिकार तो मिल गया। इतना कहकर अर्जुन अपना धनुष बाण संभालता है और उस हिरण पर निशाना लगाता है और अपना तीर उस हिरण के ऊपर छोड़ देता है। तीर छूटते ही हिरण के शरीर में जा लगता है। तभी हिरण अपनी पूरी शक्ति के साथ वहां से भागता है। हिरण को भागता देख अर्जुन भी उसके पीछे पीछे भागता है। हिरण भागते भागते एक किसान कपटी लाल के खेत में जा गिरता है। कपटी लाल बहुत ही कपटी था। अरे वाह वाह, इतना बड़ा हिरण मेरे खेत में आ गिरा। आनंद ही आ गया। आज तो मेरी दावत हो ही गई। इतना कहकर कपटी लाल उस हिरण को अपने कंधे पर उठा लेता है। तभी वहां पर अर्जुन भी आ जाता है और कपटी लाल से बोलने लगता है, अरे भाई, यह शिकार तुम कहां ले जा रहे हो? यह शिकार तो मेरा है, इसको मैंने मारा है। कपटी लाल बोला, अरे नहीं भाई, यह शिकार मेरा है, क्योंकि यह शिकार मेरे खेत में आकर मरा है, तो इसलिए यह शिकार तो मेरा ही हुआ ना। और फिर क्या था, दोनों में इसी बात को लेकर काफी ज्यादा बहस हो जाती है। तभी वहां एक आदमी आता है और उन्हें झगड़ते हुए देख पूछने लगता है, अरे भाई, क्या बात है? आप लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? अर्जुन बोला, अरे देखिए ना भाई, इस हिरण को मैंने मारा है, लेकिन यह व्यक्ति मुझे मेरा शिकार नहीं दे रहा। कपटी लाल बोला, नहीं, यह शिकार मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगा। फिर उन दोनों की बात सुनकर वो व्यक्ति भी घबरा जाता है कि वो किसके पक्ष की बात करे। अरे भाई, आप लोग आपस में ही झगड़ा मत करो, आप दोनों राजा के पास चले जाओ, वो तुम दोनों का फैसला जरूर कर देंगे। इतना सुनकर दोनों व्यक्ति राजा के पास जाते हैं और अपनी अपनी समस्या
उस कलावती जो कि महारानी बन गई थी उसे ही सुनाते हैं। कलावती सोचने लगी, ओह, अब मैं क्या फैसला सुनाऊंगा? मैंने तो कभी भी कोई फैसला किया ही नहीं। महारानी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? यह शिकार मेरा है। तब कलावती बोली, अरे नहीं शिकारी, यह शिकार उसी का है जिसकी जगह पर यह जाकर गिरा है, इसलिए यह शिकार तुम्हारा नहीं है। उस कलावती ने फैसला उल्टा सुना दिया। बेचारा अर्जुन दुखी होकर वहां से चला जाता है और फिर जंगल की ओर जाता है। उस शिकारी से जंगल में मोहन मिलता है। मोहन अर्जुन को ऐसे उदास देखकर पूछने लगता है, अरे भाई, क्या बात है, आप इतना उदास क्यों होकर बैठे हो? फिर अर्जुन अपनी सारी बात मोहन को सुनाता है। मोहन बोला, यह तो बड़ा ही गलत हुआ, लेकिन महाराज, ऐसा गलत फैसला कैसे सुना सकते हैं? अर्जुन ने कहा, अरे भाई, फैसला महाराज ने नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत ने सुनाया है जो अब इस राज्य की महारानी बन चुकी है। लेकिन महाराज के होते हुए दूसरी महारानी फैसला कैसे सुना सकती है? चलो मेरे साथ, जरा मैं भी तो देखूं आखिर नई महारानी कौन आ गई है। इतना कहकर मोहन राजमहल में पहुंच जाता है तो देखता है उस राज्य की महारानी कोई और नहीं बल्कि वही कलावती है जिसको उसने वो चमकती डिबिया दी थी। अरे कलावती, आप इस राज्य की महारानी कब बन गए? कलावती बोली, अरे बेवकूफ लड़के, क्या तुझे सारी बातें बताना जरूरी है? तुझे दिखाई नहीं देता कि अब मैं महारानी बन चुकी हूँ? मोहन बोला, आप महारानी बन गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन गलत फैसला सुनाना ठीक नहीं। कलावती बोली, अरे बेवकूफ, मैं चाहे कोई भी फैसला सुनाऊं, यह मेरी मर्जी है। मैं जो चाहूंगी वही फैसला सुनाऊंगी। अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इतना सुनकर वह दोनों वहां से वापस चले जाते हैं। मोहन अपने घर आ जाता है, लेकिन वो यही सोचता रहता है, आखिर यह डायन कलावती इस राज्य की महारानी कैसे बन जा सकती है? मुझे इसका पता तो लगाना ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो जादूगरनी उस चमकती डिबिया की मदद से ही यह सब कुछ कर रही है? मैं ऐसा करता हूँ, उसी जगह पर चल कर देखता हूँ, हो सकता है वहां कोई सबूत मिल जाए। मोहन रात में ही उस जगह के लिए निकल पड़ता है और उसी पेड़ के पास जाकर कहता है, हे जादुई पेड़, मेरी मदद करो। तभी वहां से आवाज आती है, अरे भाई, क्या बात है, तुम इस पेड़ से क्या चाहते हो? मोहन हैरान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी फिर आवाज आती है, अरे भाई, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो पेड़ के ऊपर बैठा हूं, मैं तो एक तोता हूं। फिर मोहन उस मिट्टू तोते को सारी कहानी सुनाता है। मिट्टू फिर बोलने लगा, अरे भाई, उस कलावती ने इस पेड़ की चमकती डिबिया छीन ली, इसलिए यह पेड़ अपना सारा जादू खो चुका है। नहीं तोता, वो चमकती डिबिया मैंने ही उस डायन को दी थी। क्या वो डिबिया तुमने उस डायन को दी है? लेकिन क्यों? अरे तुम्हें पता नहीं, वो जादूगरनी उस डिबिया की सहायता से विनाश ला सकती है। अरे तोता, मैं उस चमकती डिबिया की शक्तियों को नहीं जानता था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तोता, क्या इस मुसीबत का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो वो डिबिया खुद है। यदि वो चमकती डिबिया मिल जाए और उस डिबिया को इस पेड़ के खोखले तने में डाल दिया जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अब वो चमकती डिबिया हमारे हाथ नहीं लग सकती, क्योंकि मैंने उस डायन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अरे तोता, मैं जानता हूं कि वो डायन कहाँ है। वो डायन ही तो हमारे राज की महारानी बन बैठी है। अच्छा, तो वो डायन महारानी बनकर बैठी है? अरे भाई, चलो मेरे साथ उस महल में। लेकिन तोता, वहां तो सैनिकों का कड़ा पहरा है, हम पकड़े जाएंगे। भाई, तुम चिंता ना करो, तुम महल के बाहर दूर खड़े रहना, मैं उड़कर जाऊंगा और उस चमकती डिबिया को उठाकर ले आऊंगा। इतना सोचकर दोनों चुपचाप उस डिबिया की तलाश में निकल पड़ते हैं। दोनों चलते चलते उस महल के करीब पहुंच जाते हैं। तोते, यही वो महल है जिसके अंदर वो दुष्ट डायन रहती है। अच्छा ठीक है भाई, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूं। इतना बोलकर मिट्ठू महल की ओर उड़ चला।
उड़ जाता है। मिट्ठू महल की खिड़की के पास छिपकर कलावती को देखता है। वो कलावती कह रही थी, वाह वाह, इस डिबिया का कमाल तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। मैं कल सुबह ही राजा को फांसी पर चढ़ा दूंगा, तभी जाकर मेरे अपमान का बदला पूरा होगा। वैसे अब तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है, चलो अब मैं सो जाती हूँ। वैसे भी कल का दिन मेरे लिए खास होने वाला है। इतना बोलकर दुष्ट कलावती उस चमकती डिबिया को वहीं पर रखकर सो जाती है। मिट्ठू सोचता है, मुझे लगता है यह डायन सो चुकी है। चलो मैं जल्दी से इस डिबिया को उठाकर ले चलता हूँ, यही अच्छा मौका है। इतना सोचकर मिट्ठू उस चमकती डिबिया के पास जाता है और जल्दी ही उस डिबिया को अपनी चोंच में दबाकर वहां से उड़ जाता है और डिबिया मोहन को दे देता है। यह लो भाई, तुम इस चमकती डिबिया को अपने हाथों से इस खोखले तने के भीतर डाल दो। इतना सुनते ही मोहन जल्दी से वहां से जाकर उस डिबिया को उस खोखले तने में डाल देता है। डिबिया मिलते ही पेड़ की शक्ति वापस आ जाती है और वो पेड़ बोलने लगता है, वाह वाह, पहले चमकती डिबिया को ले जाते हो और फिर उसे वापस करते हो। मैंने तुम्हारे जैसा इंसान तो नहीं देखा। मोहन बोला, नहीं नहीं वृक्षदेव, यह डिबिया मैंने नहीं बल्कि उस डायन ने ले ली थी। वृक्षदेव, मैं चाहता हूं कि आप उस दुष्ट डायन को इसकी सजा दें, क्योंकि वो डायन बहुत ही दुष्ट है। पेड़ ने कहा, उस डायन के कर्मों की सजा अब उसे राजा खुद देगा, तुम फिक्र ना करो। चमकती डिबिया वापस पेड़ के पास जाते ही महल में सम्मोहन से सभी लोग मुक्त हो जाते हैं। अभी कारागार में कैद राजा को देखकर सैनिक ने बोला, अरे महाराज, आपको इस कारागार में किसने डाला? आप रुकिए, मैं अभी आपको खोलता हूँ। राजा बाहर आते ही अपने सैन्य कक्ष में जाते हैं तो देखते हैं वहां वो कलावती आराम से सो रही थी। अरे दुष्ट डायन, तुम मेरे सैन्य कक्ष में क्या कर रही हो? सैनिकों, इस दुष्ट डायन को ले जाओ और कारागार में डाल दो। राजा का आदेश होते ही सैनिक उस कलावती को ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए कारागार में डाल देते हैं और डायन का खेल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।